अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरीज है। मुज़ाकरात की बाज़ गश्त पहली ऑफर कर दी है हुकूमती इत्तेहाद ने। इससे आगे क्या मामला बढ़ेगा, क्या कोई रुकावटें हैं? प्रोग्राम के पहले से इस पर बात करेंगे। उसके बाद एक्स की बंदिश, कौमी सलामती को खतरा है जी, ये इतना जवाब हुकूमत ने दाखिल कराया अदालत के अंदर। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर हम बात करेंगे कि ऐसा कौन सा खतरा है और हुकूमती वुज़रा फिर खुद क्यों एक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद फैजाबाद धरना, पंजाब और वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी करार दे दिया गया। सारा मलबा इस कमीशन की रिपोर्ट के नतीजे में उस वक्त की सिविलियन गवर्नमेंट पर डाल दिया गया है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस जजमेंट का थोड़ा सा जायजा लेंगे, लेकिन आगाज करते हैं कल कौमी लीग का जो जॉइंट सेशन हुआ जिसमें सेनेट के साथ वहां पर आसिफ अली जरदारी साहब ने बतौर सदर अपना पहला खिताब किया। नए पार्लिमानी साल का आगाज हो गया है, लेकिन अभी तक जो मैंडेट के हवाले से बहस है वो सेटल नहीं हो पा रही। कल का जो खिताब है उसकी झलकियां आपको दिखाना चाहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही खिताब है जैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर हम यूजुअली देखते हैं। सदूर जब करते हैं खिताब तो वहां पर अपोजिशन शोर शराबा करती है। जरा आपको दिखाना चाहते हैं कि कल का खिताब जो है वो कैसा था और उससे पहले जब आरिफ अलवी साहब एक मरतबा खिताब कर रहे थे तो वहां पे क्या मनाजर थे। कौम और पार्लिमान इज्तिमाई तौर पर इसमें शामिल नहीं हो जाते, इसलिए लाजमी है कि कौम का हर फर्द इस रियासत की तामीर में अपना हिस्सा डाले। Mr. Speaker, you are aware the menace of terrorism is again rearing its ugly head and is threatening our nation's security as well as regional peace and prosperity. सो जी, दायरों का सफ़र है। द मोर वी चेंज द मोर वी स्टे द सेम। हम बिल्कुल अपनी पुरानी रिवायात पे उसी स्क्रिप्ट के मुताबिक चलते जा रहे हैं। ना तब एक सदर को खिताब करने दिया गया, कल भी कुछ ऐसे ही मनाजिर थे। लेकिन बहरहाल जी ये कोई नई बात नहीं है, ये हमारी देखती रहती है चश्मे फलक के मनाजिर। पता नहीं और क्या क्या अभी हमने पोलिटिकली देखना है। कल के खिताब में सदर ममलिकत साहब ने जो मिलकर बैठने की बात की, सबको एक एक कदम पीछे हटने की बात की, ये पीपल्स पार्टी की तरफ से बतौर सदर ममलिकत एक पहली ऑफर कल जरदारी साहब ने की। कि पहले हिस्से में रऊफ हसन साहब तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद है। ये जो हुकूमती बयानिया है इससे मुतालिक और बहुत सारे दो अंदरूनी बैरूनी पीटीआई के सियासी मामला उस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको मैं एड्रेस करना चाहती हूँ। ये जो नेशनल रिकन्सिलिएशन की बात की है, इस पर कोई पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है? और बुरे से बुरे अगर जंगी दुश्मन भी हों, आमने सामने बैठे हों, टेबल पे बैठकर बात की जाती है, ये तो फिर पाकिस्तानी सियासत है अंदरूनी। क्या कोई इसका स्कोप है? क्या इसका कोई फ्यूचर है? ये रिकन्सिलिएशन की बॉडी जो है इसके बनने के कोई चांसेस हैं? थैंक यू मारिया, बहुत मेहरबानी आपकी। देखिए, जो निगोशिएशंस है ना, जो डायलॉग का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, परमानेंटली बंद नहीं होता। वजूहात होती हैं जिसकी वजह से वो नहीं खोला जा सकता। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ इस वक्त जो हुकूमत है उसमें जो 8 फरवरी के इलेक्शन है उसके बारे में मेरा ख्याल कोई दो आरा नहीं है कि वो इलेक्शन जो है वो चोरी हुआ हुआ। हमने अपने मैनिफेस्टो में, अगर आप पढ़ें, मैं आपको भिजवा दूंगा, उसमें 2 चैप्टर्स हमने डाले हुए हैं, मैंने खुद ही ऑथर किए हैं वो। एक चैप्टर उनमें से ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन का, दूसरा है हीलिंग ए नेशन। हम स्ट्रांगली फील करते हैं कि इस कौम को ऑइंटमेंट की ज़रूरत है, रादर देन कि आप और निश्तर चलाएं और फर्दर इसकी बीटिंग करें। इस बारे में कोई शक नहीं है, मेरा ख्याल है कि अक्रॉस द बोर्ड ये फील की जा रहा है। लेकिन उसके लिए कुछ प्री कंडीशंस होती हैं। बेसिकली रेकन्सिलिएशन के पहले ट्रूथ आता है। अब ट्रूथ का बोलना, ट्रूथ का जानना जो है वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब ट्रूथ के जानने के लिए मेरा ख्याल है कि जो जहाँ ये ऑफ़र कर रहे हैं कि जी आप बैठ के बात करें, उनको उससे पहले जो उनकी इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑक्यूपेशन ऑफ द सीट ऑफ पावर है ना, उसको वैकेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन की बात हो सकती है। जब तक सच नहीं बोला जाएगा, जब तक सच को नाफिज नहीं किया जाएगा, मेरा नहीं ख्याल कि उस वक्त तक 3 पोलिटिकल पार्टीज़ के साथ, बाकी हमारा जो दरवाज़ा सबके ऊपर खुला हुआ, बाकी तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ 1 बाय 1 हमारे साथ उस प्लेटफॉर्म के ऊपर शामिल होती जा रही है। आप पीपल्स पार्टी पीएमएलएन को एक बतौर एक एंटिटी देखते हैं या पीपल्स पार्टी की जो ऑफर है उसको डिफरेंटली देखते हैं, पीएमएलएन की ऑफर को डिफरेंटली देखते हैं? ये 3 पार्टीज है, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएमपी जो हैं, ये तीनों जो हैं इस वक्त बेनिफिशियरी हैं उस इलेक्शन फ्रॉड की। तो ये एक कॉमन पॉइंट है इनमें जो कि इनको इकट्ठे करता है। लेकिन आपका मैंडेट तो पीएमएलएन और एमक्यूएम आपके ग्रजेस उनके खिलाफ हैं या नहीं, पीपल्स पार्टी भी वही है। हालांकि पीपल्स पार्टी में देखिए, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, जब ये हुकूमत नहीं बनी थी तो उससे पहले पीपल्स पार्टी की तरफ से हमें बसा औकात ओवरचर्स मिले थे। एक्चुअली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की लेवल के ऊपर हमारे पास लोग आए थे
اور ایک نہیں دو نہیں بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہ رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ کولیشن بنانا چاہ رہے ہیں. الیکشن کے بعد, الیکشن کے بعد, حکومت کے بننے سے پہلے جو بیچ میں جو عرصہ تھا, اور اس وقت بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. ہم نے کہا تھا کہ نہیں, وہ لوگ جنہوں نے مینڈیٹ چرایا ہوا ہے ان کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی اس مسئلے کے اوپر. پہلے مینڈیٹ کا چرانا ویکیٹ کریں, اس کے بعد ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن وہ نہیں یہ کریں گے. تو اس کا طریقہ کیا ایکشنیبل؟ فار ایگزامپل ہم ایک رول پلینگ کرتے ہیں, سینیریو ہم اس کی بلڈنگ کرتے ہیں, یہ آ کے پہلے پریس کانفرنس کریں کہ جی غلط الیکشن ہے, ہم نے غلط کیا, اس کے بعد یہ سٹیپ ڈاؤن کریں, پھر ایک خلا ہوگا, اس کے بعد پھر گورنمنٹ آپ بنائیں گے, نمبرز اس کو پورا کرنے کے لیے ابھی آپ کے سامنے قانونی اور سیاسی چیلنجز ہیں, تو یہ ہوگا, یہ پلے آؤٹ کیسے کرتا ہے آپ لوگوں کے؟ پلے آؤٹ صرف ایک ہی طرح سے ہو سکتا ہے. ہم لوگوں نے جو لیگل ہمارے پاس آپشنس تھی ان کو ایکسرسائز کیا ہوا, ہماری پٹیشنز جا چکی ہوئی ہیں اور وہ باؤچنگ ڈاکیومنٹس کے ساتھ گئی ہوئی ہیں, وہ فارم 45 اور 447. تو ان کے اوپر جو سچ ہے, جو ٹھیک ہے, جہاں جہاں ہماری جیت ہے اس کو آپ کنسیڈ کر دیں, اس کے بعد بات چیت کا دروازے کھل سکتے ہیں. لیکن جب تک یہ آکیپائی کر رہے ہیں انڈیموکریٹکلی سیٹ آف پاور کو, اس وقت تک میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی میں کوئی بھی یہ جرات کرے گا کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے پولیٹیکل پارٹیز سے تو فیئر انف سمجھ میں آ گئی, لیکن کیا مقتدرہ سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ مقتدرہ کے ساتھ خان صاحب نے بہت پہلے کہا ہوا تھا جی کہ ہم سب کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے. آپ کو شاید یاد بھی ہو کہ جی انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنا دی, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا تھا جی کہ چونکہ دیکھیے لیٹس فیس دا فیکٹ, اصل پاور بیس تو وہی ہے نا, اصل پاور بیس پرائم منسٹر ہاؤس تو نہیں ہے, اصل پاور تو انہیں کے پاس ہی ہے. اب جیسے مرضی اس کو ڈیفائن کر لیں. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ نے حالات کو ٹھیک کرنا ہے تو ان کے ساتھ بات تو کرنی ہوگی نا. لیکن اگر ان سے بات کرنے کو تیار ہے, پولیٹیکل پارٹیز کے لیے سخت شرائط رکھی ہیں, ان کے لیے اتنی سخت شرائط نہیں ہیں آپ کی. نہیں, ان کے ساتھ بھی سخت شرائط ہے خان صاحب کی, لیکن اتنی سخت نہیں ہے ان سے, پھر بھی آپ ڈسپائٹ جو پورا 2 سال پہ ہوا آپ بات کرنے کو تیار ہیں. پولیٹیکل پارٹیز بینیفیشری ضرور ہیں اس کی, میں ایگری کرتی ہوں, لیکن ڈائریکٹلی فزیکل یا کوئی اور کازیشن نہیں ہے ان کی طرف سے. ان کے لیے شرائط زیادہ سخت لگتی ہیں, مقتدرہ کے لیے اتنی سخت نہیں لگتی. دیکھیے اگر آپ 76 سالہ تاریخ کو کے ذکر کریں نا, تو اس میں ایک کامن فیکٹر رہا ہے ہمیشہ, وہ ڈائریکٹ رول کے ذریعے ہو یا انڈائریکٹ رول کے ذریعے ہو, ایک کامن فیکٹر ہے, وہ ہے مقتدرہ, وہ رہی ہے, موجود رہی ہے. اب پرابلم اس ملک کا کرائسس یہ ہے کہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس کو آپ نے ڈیمیج بھی نہیں کرنا, ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس کے خلاف آپ لڑائی بھی نہیں کر سکتے. یہ ہماری بالکل کلیئر ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, اور کلیئر ہم اس کے خلاف اب لڑ نہیں سکتے, بیکاز ہم ہماری جیو اسٹریٹجک لوکیشن اینڈ ادر فیکٹرز جو کہ ہیں اس وقت, اس میں آپ کو ضرورت ہے. تو یہاں بات کرنی ہے آپ نے, اس ادارے سے اپنے رائٹس لینے ہیں بغیر اس ادارے کو ڈیمیج کیے. لیکن اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا ایلائی بنائیں گے تو کیا آپ لوگ بہتر, جیسے ہم نے دیکھا کہ این آر او ہوا 2000 اور پھر پولیٹیکل کلاس نے بڑا کچھ اچیو کیا اس کے بعد, اب آپ اس کو اس پرزم میں دیکھیں کہ وہ مکمکا تھا کیا تھا, لیکن بہت ساری اسپیس پولیٹیکل کلاس نے واپس دی. آپ پالیٹکس پڑھاتے ہیں, اب اس پہ ڈس ایگری کر سکتے ہیں, تو ایلائز نہیں ہوتے پولیٹیکل اینٹیز اس میں پورے, اس میں آپ کیا بھائی آپ میں یہ سوال کروں گا کہاں اسپیس لی ہے انہوں نے؟ سر 2008 کے بعد تو تسلسل کے ساتھ آپ کو نہیں لگا؟ دیکھیے نا, آپ دیکھیے 2008 کے الیکشن جو ہے وہ کانٹروورشل ہوئے, 2013 کے الیکشن کانٹروورشل ہوئے, 2018 کے الیکشن کانٹروورشل ہوئے, 2023 کے الیکشن کانٹروورشل ہوئے, جو 24 کے وہ ڈیلے کر دیا انہوں نے, 24 کے کانٹروورشل ہوئے. اینڈ ان بٹوین اتنی انکانسٹیٹیوشنلٹی ہوئی ہے, وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. ڈائریکٹ رول تھا, اگر فوج کا ڈائریکٹ رول آ جائے, وہ ٹیک اوور کر لیں تو کانسٹیٹیوشن تو سسپینڈ ہو جاتا ہے. لیکن کانسٹیٹیوشن کی موجودگی میں اس کو وائلیٹ کرنا جو ہے نا, وہ ایک نئی ٹریڈیشن شروع ہوئی ہے. 2 سال کے عرصے تک کانسٹیٹیوشن کی موجودگی میں آپ نے ہر کام انکانسٹیٹیوشنل کیا. آپ کی عدالتیں ڈس فنکشنل ہو گئی تھیں اور انہوں نے کوئی سنوائی وہاں کسی کی نہیں ہوئی. پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی, میں فیل کرتا ہوں کہ آج جو ان کا ہولڈ ہے یا جس طریقے کا ہولڈ ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں. تو سیاسی جماعتیں جو ہیں باقی ساری جن کے جو آپ کی ایلائی بنتی ہیں, بن سکتی ہیں, ان کے ساتھ ابھی فی الحال نہیں بات کرنا چاہتے. وہ جب مینڈیٹ کے بارے میں آپ کو ایشورنسز دیں اس کے بعد بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن باقیوں سے آپ ابھی بات کر لینا چاہتے ہیں. وہ ہمارے لیے ہم نے دروازے, ہم نے اوپن لکھا ہوا ہے کہ جو ہمارے دروازے کھلے ہوئے, جماعتوں کے لیے اتنے اوپن دروازے نہیں لگتے نا. میں صرف یہ فرق سمجھنا چاہتا ہوں, یہ یوزرپیشن کر کے بیٹھے ہوئے نا, یہ انہوں نے یوزرپ کیا ہوا ہے, ایک مطلب مینڈیٹ یوزرپ کیا ہوا ہے. لیکن انیبلرز جو ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں, لیکن جنہوں نے کیا ان سے انیبلر سے بات کریں. جی میں سمجھ رہا ہوں, میں انیبلر سے ہم بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم یہ پروسیس جو ہے نا یوزرپیشن کا, اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ کس نے ختم کرنا ہے؟ یہ پیپلز پارٹی نہیں کر سکتی, یہ پی ٹی آئی نہیں کر سکتی, یہ پی ایم ایل این نہیں کر سکتی, یہ کوئی اور اے بی سی ایکس وائی زی نہیں کر سکتی. یہ انہی کے ساتھ بیٹھ کے ایک آپ کو ایک نیو چارٹر جو ہے, ایک قسم کا نیو چارٹر جو ہے وہ سائن کرنا پڑے گا یا وہ ایگری کرنا پڑے گا, تاکہ جو یہ کام ہے گورننس کا کام ہے یہ پالیٹیشنز کے اوپر چھوڑ دیا جائے, اور ان کو کسی آؤٹ سائڈ انٹرونشن انکلوڈنگ فرام دی اسٹیبلشمنٹ اس کے بغیر
جس جو آتا ہے جس کا عوام کا مینڈیٹ ہے اس کے ساتھ چلائیں. ٹھیک ہے. اس وقت پھر کوئی پرابلم نہیں ہے, اس وقت سب پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھ سکتی ہیں. لیکن جب تک یہ جو ہے یہ جو مینڈیٹ کا چرایا جانا جو ہے وہ ابھی تک ان پاور ہے, تو وہاں میرا نہیں خیال کہ ہم جرت بھی کر سکیں گے کہ ان پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. اوکے, آج پشاور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا, وہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے بڑا جو سخت فیصلہ ہے, آئی ایم شیور آپ اس کو چیلنج کرنے جائیں گے. کوئکلی اگر ہم بتا دیں فیصلہ کیا ہے. کہہ رہے ہیں جی پشاور ہائی کورٹ کے تفصیلی فیصلے کے مطابق اسپیکر صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا سینٹ انتخابات سے قبل مخصوص نشستوں پر 9 منتخب ممبران سے حلف لیں. یہ 24 صفحات کا یہ فیصلہ ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ مخصوص نشستوں پر 9 منتخب ممبران کو حلف لینے سے روکنا آئینی خلاف ورزی ہے, اور یہ 14 دن کے اندر کے پی کا اجلاس جو اس کو طلب کیا جائے. تو یہ اب یہ سٹیٹس ہے, کیا اجلاس آپ لوگ طلب کرنے لگے ہیں یا بھی قانونی آپشنز پہلے ایکسرسائز کریں گے؟ نہیں, قانونی آپشنز کے اوپر جا رہے ہیں, چیلنج ہوگا. سپریم کورٹ جائیں گے؟ سپریم کورٹ. اور سپریم کورٹ سے آپ کو امید ہے کہ یہ فیصلہ بھی جو ہے اس پہ کچھ مختلف فیصلہ آئے گا؟ کیا پرنسپلی آپ کی پلی ڈفرنٹ ہوگی, کیس لڑنے کا طریقہ ڈفرنٹ ہوگا, پولیٹیکل اسٹریٹجی ڈفرنٹ ہوگی, کیا ڈفرنٹ ہوگی؟ دیکھیے ہمیں ایکچولی ٹو بی آنسٹ ود یو ابھی سپریم کورٹ سے کچھ نہیں ہمیں ملا, ہائی کورٹ سے کچھ نہیں ابھی تک ملا, چھوٹی کورٹ سے بھی کچھ نہیں ملا. وہ 6 ججز کا جو لیٹر ہے وہ بذات خود ایک کھلی کتاب ہے, اس کو پڑھ لیجئے کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں. اس میں زیادہ نہیں جانا چاہتا. ہم امید لگانے کے بغیر بھی ہم جا رہے ہیں, بیکاز ہمارے پاس آپشن اور کوئی نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹی کے پاس آپشن کیا ہے؟ اس کے پاس پارلیمنٹ کے اندر ہے, ہم لڑ رہے ہیں, جس طریقے سے بھی لڑ رہے ہیں ہم لڑ رہے ہیں. قانونی آپشنز ہیں وہ ہم جا رہے ہیں, اپنی پٹیشنز لے کے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر پریشر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے کہ جی ہم ایک پبلک پروٹیسٹ کی طرف جائیں, اور وہ فرینکلی ہمارا اب 28 کو شروع ہو جائے گا. اور اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ ہم پولیٹیکل ہمارے لیڈران بھی اگر اس کے بعد روکنا چاہیں تو وہ روک سکے گا, بیکاز ہماری جو الیکٹریٹ ہے وہ بھری بیٹھی ہوئی ہے, اور ہمارے اوپر جو پریشر ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کیا کیا ہے, کہاں سے کس طریقے سے وہ پریشر آ رہا ہے. تو میری تو جو صاحب اقتدار لوگ ہیں میں ہمیشہ آئی ٹرائی ٹو ٹیک اے اسٹیپ بیک اینڈ پونڈر. تو میری تو ان سے التجا ہے یہی کہ جی میرا خیال ہے کہ ان کو بھی اپنا کانٹیکٹ جو ہے اس کے بارے میں ری تھنک کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ملک کی فیوچر کی. دیکھیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو می اینڈ ایوری بڈی ایلس بیسیکلی ریاست کا انٹرسٹ ہے, ہم نے اسی ریاست کو ڈیفینڈ کرنا ہے. اور جس طریقے سے ریاست چلی ہے 76 سال, ہم کہاں سے شروع ہوئے تھے, آج ہم اس ریاست کے آدھے سے بھی کم رہ گئے ہیں. آج ہم نے اور بھی بہت کچھ کمایا, ہم نے ہیومیلیشن بھی کمائی ہے. آج ہم ایک اکنامک کیپیچولیشن کے اوپر ہے. میں تو فرینکلی جتنے بھی میرے پاس فورن جو میرے پاس انٹرویوز وغیرہ آتے ہیں, آئی کال پاکستان این اکنامک کیپٹیو. اور ابھی میں آج 2-3 لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, امبیسڈرز تھے, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ کیسے ہاؤ ول یو کم آؤٹ آف دس. سی بیکاز اگر آپ 8 بلین بھی لے لیتے ہیں یا 18 بلین لے لیتے ہیں, واپس کیسے کرنا ہے, 25 بلین ڈالر تو آپ کو خیر سسٹین کرنے کے لیے آئی تھنک کہ ریکنسیلیشن اس کے بعد ان پرنسپل میں ایگری کرتا ہوں. کوئی آثار نظر آ رہے ہیں, میں صرف پوچھ رہی ہوں, کہیں سے کوئی برف پگھل رہی ہو, کوئی رابطے ہو رہے ہو, کوئی کہیں سے لگ رہا ہو کہ اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, یا ابھی ہم یہ خواہشات کے اوپر ہیں؟ سر نہیں, دیکھیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہماری کمٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان سے ہے, وہ اسٹیٹ سے ہے بیسیکلی. اور ہمارے جیسا کہ میں نے عرض کیا بڑا اوپنلی, میں کوئی اور پالیٹیشین شاید ایسے بات نہ کرے, وہ دروازے ہمارے کھلے ہیں, جب بھی چاہیں گے ہم بیٹھنے کو تیار ہے. جو سوال ہے آپ کا کہ کیا کوئی برف پگھلی ہے, وہ نہیں پگھلی, ٹو بی آنسٹ اباؤٹ اٹ میرے خیال میں نہیں پگھلی. اور اس کے امکانات ہیں, کوئی رابطہ ہوا ہے؟ چلے بات تو ڈیڈ لاک تو وہاں آتا ہے نا جہاں پہ آپ گفتگو کر رہے ہو, بات آگے نہیں بڑھ رہی ہو, کیا گفتگو تو ہوئی ہے پیچھے؟ دیکھیے میری کنوکشن ہے یہ, اور میں نے بسا اوقات کہا ہے, اور وہ میں یہ کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان سے بات کرنی ہوگی, کیونکہ اس وقت پاکستان کا اکیلا پولیٹیکل ریکگنائز پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ عمران خان ہے. یہ میرا نہیں کہ اس لیے کہ میرا لیڈر ہے میں اس کی پارٹی کی بات کر رہا ہوں, وہ ایکچولی حقیقت ہے یہ. سو ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہوگی. کیسے کرتے ہیں, کب کرتے ہیں, آئی ایم نوٹ, میرے پاس کوئی ایسے حقائق اس وقت موجود نہیں ہے کہ میں کوئی پیغامات نہیں لے کر آئے, ان کے تھرو بھی کوئی پیغام رسانی نہیں ہوئی. دیکھیے شروع میں پریشر تھا خان صاحب کے اوپر, اور وہ ویسے ہی پریشر تھے جیسے کہ نواز شریف کے اوپر تھے اور زرداری صاحب کے اوپر تھے کہ جی آپ چلے جائیں, چپ کر کے بیٹھ جائیں, ہم آپ کو واپس لے آئیں گے. دیٹ مینس کہ جی جو لیور آف پاور ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں کہ جی ہم بلائیں گے, ہم نکالیں گے, ہم لائیں گے, ہم نکالیں گے. ہمارا جو سٹانس ہے وہ اس کے خلاف ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جی الٹیمیٹ آربٹرز آف پاور جو ہے اس ملک میں خدا کی ذات کے بعد وہ عوام ہے, اور عوام کے اوپر چھوڑ دیجئے, آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں. آپ کی اور کمٹمنٹس پڑی ہیں, آپ کانسٹیٹیوشن میں آپ کا ایک رول ہے, اس ملک کو ڈیفینڈ کرنا ایک بہت بڑا فریضہ ہے اور بہت بڑا
चैलेंज है आपके लिए, ठीक है, तो आप उसमें ना जाएं। अच्छा, कुछ चीज़ों के ऊपर जो पॉलिसी है, मेरा ख्याल है क्योंकि जो मेन लीडरशिप है वो जेल के अंदर है, उसमें हम मुख्तलिफ ओपिनियन देखते हैं, हर सियासी जमात में होता है, लेकिन पॉलिसी लेवल पर जो इख्तलाफ कुछ चीज़ों पे सामने है, उसमें से एक JUIF से मुलाकात और उनसे किसी भी किस्म की सियासी तौर या कोई और अलायंस बनाने या साथ चलने या मिलकर बैठने के ऊपर भी दो मुख्तलिफ सोच पाई जाती है। गंडापुर साहब जो कि CM है वो कुछ और समझते हैं, असद कैसर साहब बाकायदा मिल रहे हैं, राब्ते कर रहे हैं। दोनों के जरा मौक़िफ़ सुनिए, फिर हम पूछते हैं कि इसमें से कौन सा तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल पॉलिसी के करीब है। मौलाना साहब के साथ बैठने का फैसला कैसे हुआ? जय खान साहब की एडवाइस पे हुआ, उन्होंने डायरेक्शन दी थी, उसकी वजह से हुआ। और इसमें सिर्फ मौक़िफ़ हमारा ये है कि वन पॉइंट एजेंडा, जो पार्टियां इलेक्शन के ऊपर जो है ना वो कंसर्न रखती है या उसके ऊपर जो है ना उनकी रिजर्वेशन है, उन पार्टियों को हम जो है ना इकट्ठा करना चाहते हैं। मैंडेट चोरी उसका होता है जैसा कोई वोट हो। DI खान में लोगों को पकड़ फलाना की पार्टी में ले जाया गया, ये कह रहे मैंडेट चोरी हुआ है, फलाना अपना रेट लगवा रहा है, फिर ले दे करेगा, फिर बरसे के बच्चों को इस्तेमाल करेगा, फिर कोई डील करेगा, कश्मीर कमेटी लेगा, कोई गवर्नर लेगा या कोई माल लेगा, और फिर मेरे नोट दिखा, मेरा वोट बने थे, फिर कहीं और चल पड़े। कौन सा मौक़िफ़ करीब है तहरीक इंसाफ की जो ऑफिशियल पॉलिसी है? JUIF के साथ बातचीत करनी है, नहीं करनी है? वो एलआई बन सकते हैं, नहीं बन सकते? JUI के साथ PTI का एक जो मिसट्रस्ट का रिश्ता जो है वो बहुत पुराना है, और वो मिसट्रस्ट वक्त के साथ साथ बढ़ा हुआ है फ्रेंकली। उसके बावजूद पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग थे, असद कैसर साहब इज वन ऑफ देम, हू थॉट के खान साहब ने चूंकि इंस्ट्रक्शन ये दी थी कि एक प्लेटफॉर्म बनाइए, और उन्होंने कहा था इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को छोड़ के बाकी सब के साथ आप बातचीत कर सकते हैं, मेरी तरफ से पूरी इजाज़त आप कीजिए। असद कैसर साहब ने उसको इनिशिएट किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि पार्टी के अंदर जो रिजेंटमेंट है उनके बारे में, और इसी तरह से जो उनकी पार्टी में हमारे बारे में जो रिजेंटमेंट है वगैरह वगैरह, उसकी बेसिस के ऊपर एक ये जो मिसट्रस्ट है, मेरा ज़ाती ख्याल है कि उसको अबूर करने में अभी बहुत वक्त लगेगा। कल खान साहब के साथ मैं भी था, फॉर्चुनेटली आई वाज वन ऑफ द 6 people who met him yesterday and we discussed it at length. उन्होंने सुनी दोनों एस्पेक्ट्स, उनको ब्रीफ किया गया, एंड एट द एंड ऑफ इट ऑल उन्होंने कहा कि ठीक है, जो पॉलिटिकल कमेटी है आपकी वो डिसाइड करे कि आपने करना है कि नहीं करना। मेरी ज़ाती अप्रेजल वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि फॉर द टाइम बीइंग हम JUI के साथ कोई डील कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि दूसरी तरफ से भी कोई इतनी JUI की तरफ से प्रेशर है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के वो उनकी भी का प्रेशर है, आपका अपनी जो वोटर है उसका प्रेशर है। मेरा ख्याल है कि वो है बिकॉज जो असद कैसर साहब के बाद जो गंडापुर साहब ने जो कहा है, उसके बाद मेरा ख्याल है कि वक्ती तौर के ऊपर अगर कहा जाए कि वो दरवाजे खुले थे तो वो दरवाजे अब बंद हो गए। अब कितनी देर लगती है उनको खुलने में या वो नहीं खुलते, ये वक्त बताएगा। मेरा ख्याल ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि चांसेस उसके जो हैं फ्रैंकली वो बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये जो मरवत साहब है आपकी जमात के अंदर, अब मुझे लगता है कि हर कुछ हफ्ते बाद वो कोई स्टेटमेंट देते हैं और मुझे आपसे सवाल पूछना पड़ता है। मेरे को तीसरी चौथी दफ़ा उनकी स्टेटमेंट पे मुझे आपसे सवाल पूछना पड़ रहा है। सऊदी डेलीगेशन पाकिस्तान आया हुआ है, एक टेलीविज़न पे बैठकर वो ये बात कर देते हैं, दिस मेक्स PTI लुक नॉट गुड, और लगता ऐसे है कि इस वक्त पे आप एक अहम स्टेटमेंट एक की एलाई के बारे में दे रहे हैं। अगर सच है नहीं है वो आपकी तस्दीक है, लेकिन एक इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं जो कि आपकी पार्टी के लिए भी प्रॉब्लमेटिक होता है। तो ये उनकी वो कह रहे मेरी ज़ाती राय थी, ज़ाती राय वो बहुत दफ़ा देते हैं, फिर उसके बाद बैक ट्रैक करना पड़ जाता है। तो क्या मैकेनिज्म है आपकी जमात में ज़ाती राय और पॉलिसी के बीच में? कोई मैं आपके साथ बैठा हूँ ना, मेरी ज़ाती राय जो है वो पार्टी के साथ डिफर कर सकती है और करती है कई दफ़ा, लेकिन मैं अपनी ज़ाती राय जो है वो बयान नहीं करूँगा। हाँ, आप मुझे अगर प्राइवेटली मिलेंगी इस प्रोग्राम के बाद तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। पब्लिक डोमेन में आके मेरी ज़ाती राय ख़त्म हो जाती है, खासतौर पे फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। मैं बैठा हूँ तो वो ज़ाती राय का मसला नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से बयान किया उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मेरी ज़ाती राय है, वो ऐसा लगा जैसे कि वो पार्टी की पोजीशन है। तो हमें फौरी तौर के ऊपर मुझे अपने आप को डिसोसिएट करना पड़ा। वो अगर आप देखिए हमारा जो बयानी आया उसके बाद हमने किया, कल खान साहब के साथ ये डिस्कस हुआ, ही वाज शॉक्ड, और उन्होंने हमें बहुत सारे इंस्टेंसेस बताए जिसमें कि सऊदी अरेबिया वेंट आउट ऑफ द वे पाकिस्तान को उनके हमारे दौर में हेल्प करने में, और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई हकीकत नहीं थी, और हकीकत है भी नहीं है ऐसी कोई। लेकिन यह है कि अब यू आर एब्सोल्युटली राइट कि इसकी वजह से पार्टी सफर करती है इन टर्म्स ऑफ परसेप्शन, पब्लिक परसेप्शन। तो अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस क्या है? मतलब इस तरह की कोई बात करे आपकी जमात के अंदर बैठ के, एक पार्टी डिसिप्लिन होता है, बाकी जमातों में भी होता है, मैं देखती हूँ कि लोग आउट ऑफ पार्टी पॉलिसी बयान देते हैं, ठीक है, तो उसको ऐसे समझा जाए कि ठीक है वो एक है शख्सियत जो अपनी मर्जी से बयान देते हैं, बाद में हम तरदीद करते रहेंगे। कोई तीसरी चौथी पांचवी तरदीद तहरीक इंसाफ की अपनी
ऑफिशियल ये मुनासिब नहीं है, रवैया नहीं है, और उनसे बसा औकात बात की गई है, इंतहाई अदब के साथ, इंतहाई तरीके के सलीके के साथ उनसे बात की गई है कि जी ये वो ऐसे मसाइल हैं या ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको कि आप पार्टी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जितना मर्जी बात कीजिए, हमारी कोर कमेटी है, हमारी पॉलिटिकल कमेटी है, उसके रेगुलर इजलास होते हैं। आज वो 2.5 घंटे का उसका मीटिंग हुई है उसकी, वो वादा भी करते हैं, सारा कुछ है ऑन द फेस ऑफ इट, वो सब कुछ होता है, लेकिन उसके बाद 4 दिन के बाद फिर पता चलता है जैसे कि आप कहते हैं सेशंस उनके लिए कि चलें गलतियां करते जाएं फिर हम उनको समझाते जाएंगे। वैसे मैं जानना चाह रही हूं कि प्रोसेस क्या है। ये कंटिन्यू नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज पार्टी इस किस्म का, खासकर इस पोलराइज सिचुएशन में हम इस किस्म का डैमेज जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम सोच रहे हैं कि हम सऊदी एम्बेसडर को मिलेंगे भी, जाके उनको कॉल ऑन करेंगे, और मतलब क्योंकि इंप्रेशन ये जाता है कि कुछ इस तरह की कंट्रोवर्शियल बात मरवत साहब से करवा दी जाती है, फिर पार्टी आके उसकी तरदीद करती है या स्पिन करती है या उसका डैमेज कंट्रोल करती है। मेरा सवाल आपसे ये कौन करवाता है? आई डोंट नो, बिकॉज बार-बार आपको पता है, कुछ आप बताएं ना मुझे। उसके बाद फिर आप कहते हैं हमने उनसे बात की है, हमने उन्हें समझाया है, कुछ अरसे बाद एक और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, फिर आप बात करते हैं, फिर आप उनको समझाते हैं, ना वो समझ रहे हैं ना आपकी बात उन तक पहुंच रही है। बहुत इंटेलिजेंट आदमी, उनको समझना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसी नहीं होती। मेरा कोई राइट नहीं है, हाँ मेरा राइट है पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर खुल के बात करने का, वो मैं करता हूं जब भी बात होती है, कोई कंट्रोवर्सी होती है या कोई ऐसा कंटेंशियस इशू होता है, हम लोग सब अपनी राय देते हैं, लेकिन बाहर निकलते हैं तो देन इट इज वन वॉइस एंड दैट इज पीटीआई वॉइस। ये एक प्रिंसिपल है जिसको हमें सबको अवॉइड करना चाहिए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का क्या स्टेटस है आपका? क्योंकि बीच में बहस थी कि वो पार्टी इलेक्शन होंगे, वो रिजल्ट सबमिट करवाएंगे, फिर वो सुन्नी तहरीक के साथ आपका खत्म होना है, इत्तेहाद वापस शामिल होना है, उसके कानूनी अपने रास्ते, बड़ी डिबेट थी, ये किधर रह गया? इसके आगे प्रोसेस क्या हो रहे हैं, कहाँ तक पहुंचे? मैं पार्टी का फेडरल इलेक्शन कमिश्नर भी हूँ, पार्टी के इलेक्शन भी मैंने ही करवाए हैं। हमें पार्टी को इलेक्शन कमीशन को सबमिट किए हुए तकरीबन 3 महीने हो गए हैं। हमें अंदाज़ा है कि जी अभी ये जो लंदन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन के दौरान तो जो उन्होंने हमसे रब्ता नहीं करना था, आज ही कोर कमेटी की मीटिंग जब हुई है उसमें बड़ा शद्दोमत से इसका बहुत कुछ मेंबर्स ने जिक्र किया है, और हमने ये डिसाइड किया है कि मंडे को हम दोबारा तो नहीं बल्कि चौथी या 5वीं दफ़ा हम इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जाएंगे और उनको याद दहानी कराएंगे कि जी आपने हमारे लास्ट टाइम जब गए थे, गौहर साहब गए थे और जैन गया था, उनके साथ गया था, तो उन्होंने कहा था जी कि हमने तमाम कमिश्नर साहिबान एंड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैज सीन द रिजल्ट्स और कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम आपको बहुत जल्द लेटर इशू कर देंगे। नहीं हुआ, फिर गए, नहीं हुआ, फिर गए, नहीं हुआ, अब मेरा ख्याल चौथी दफा हम जा रहे हैं। क्या कानूनी स्ट्रैटेजी में कोई प्रॉब्लम है या जो जिस तरह से परसू किया जाना चाहिए केसेस को, तवज्जो इधर उधर हो जाती है क्योंकि जाहिर सी बात है सियासत भी करनी है, केसेस भी करने हैं, बिकॉज ज़िमनी इंतखाब से पहले ये प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, वो अर्जेंसी क्या नहीं है या ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा है या अदालत की जानिब से या इलेक्शन कमीशन की जानिब से बहुत ज़्यादा डिले है? उनकी तरफ से ये है जी कि ये जो जितने भी फैसेट्स हैं ना इस लंदन प्लान के, उसमें से एक बाई इलेक्शन है, तो मेरा ख्याल है कि बाई इलेक्शन से पहले हमें हमारा सिंबल नहीं देना चाहते, क्योंकि हमारे जिस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट किया गया उसमें बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन को प्रॉब्लम नहीं निकल सकता, तो इसलिए वो होल्ड कर रहे हैं जब ये तमाम फेजेस गुजर जाएंगे, द लास्ट बीइंग एंड माय अंडरस्टैंडिंग दी बाई इलेक्शंस, उसके बाद मेरा ख्याल है कि हमें शायद तंग और करें, वो हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसके बाद होल्ड बैक करने के लिए उनके पास कोई एक्सक्यूज रहेगा नहीं, तो मेरा ख्याल है कि हमें उसके बाद मिल जाना चाहिए। अच्छा, ये खबर थी अभी इसकी, ऑब्वियसली पीएमएलएन इसके ऊपर सोच रही है, एक कैंप कहता है कि नवाज शरीफ साहब शायद फरीक बने उन 6 जजेस के केसेस के खत के बारे में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन्होंने लिखा है, एक कैंप कहता है अभी सोच रहे हैं कि बनते हैं नहीं बनते, लेकिन एक सोच वहाँ पाई जाती है अपेरेंटली। क्या तहरीक इंसाफ में भी कोई सोच है कि इस केस के हवाले से कोई फरीक बनना चाहिए है, या आपके पीछे वेट एंड वॉच पॉलिसी है, ये अदालती मामलात हैं, अदालत देखिए उसके बाद हम सोचें? हमारे जो इस वक्त हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि ये प्योरली अदालती मामला है और ये अदालत को जो उन्होंने नोट लिया हुआ है, हम ये फील करते हैं कि इसको डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उन्होंने वो एंटी करप्शन जज जो है उनके बारे में भी उन्होंने पीटीआई के फेवर में 2-3-4 फैसले किए हैं और उन्होंने उनके खिलाफ जो है वो कंप्लेंट दे दी है। जुडिशरी को मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, ये मेरी ज़ाती राय भी है, मेरी पार्टी की राय भी है, कि जहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं होगा वहाँ तरक्की नहीं हो सकती, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं पनप सकती। जुडिशरी को ये रियलाइज़ करना, चीफ जस्टिस को खासकर रियलाइज़ करना है, और मेरा ख्याल है कि अनफॉर्चुनेटली ही इज़ फॉल्टेड। मैं बड़ा ब्लंट हूँ इस मामले में, मैंने बहुत कुछ कहा भी है, ही इज़ फॉल्टेड in deliverance of justice to the people and to खासकर इन जो पॉलिटिकल मामलात में वो बहुत पार्टिजान नज़र आए हैं हमें। मेरा ख्याल है कि उनको अपनी स्पेस जो है वो रिक्लेम करनी होगी और फौरी तौर के ऊपर करें, बगैर किसी वक्त ज़ाया करे कि नहीं, क्योंकि जुडिशरी के बगैर जो है वो रियासत का ढांचा जो है वो खोखला हो जाता है और इस वक्त वही खोखला ढांचा लेके हम चल रहे हैं, ये ज़्यादा देर चल नहीं सकता, ये क्रम्बल कर जाए।
कोई फरीक बनने के बारे में कैटेगोरिकली अभी वी फील कि नहीं, वी आर आउटसाइडर्स, हमें इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये इंस्टीट्यूशन है, इट्स वन ऑफ द 3 पिलर्स ऑफ द स्टेट, सो उनको आपस में बैठ के इस मामले को हल करना चाहिए और जल्दी बगैर वक्त आए, ये हमारी बहुत कंटेंशन है कि जी उसको करें। नवाज शरीफ साहब का जो कैंप है PMLN के अंदर बार बार सिग्नलिंग कर रहा है इलेक्शन की अपनी साख के हवाले से भी। उनके आपने सुना होगा राना सनाउल्लाह साहब हों, चाहे जावेद लतीफ़ साहब हों, खुरम दस्तगीर साहब हों, उनके सब स्टेटमेंट्स ऑन द रिकॉर्ड है। मैं सिर्फ अपने ऑडियंस के लिए इसको थोड़ा सा जमा कर रही हूँ इस पूरे बहस को। क्यों ये PMLN ये क्यों सिग्नलिंग कर रही है, आपका क्या ख्याल है? क्योंकि वो वही बात कर रहे हैं जो आप बात कर रहे हैं, कंक्लूजन्स उनके डिफरेंट है, उनके नज़दीक रिजल्ट्स डिफरेंट होने चाहिए थे, लेकिन प्रोसेस के ऊपर आप दोनों के तो सेम खदशात हैं। जो नहीं, देखिए उनके अंदर जो फ्रैंकली दिस इज माई कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन कि जी उनके जो फैमिली में बहुत सारे इश्यूज इस वक्त क्रिएट हुए हुए हैं, एक एग्रीव्ड पार्टी बैठी हुई है और उनको ये भी पता है कि किसकी वजह से ये ग्रीफ आया है। मियां नवाज शरीफ साहब को प्रॉमिस करके ये लाया गया था कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना है, ये सबको पता है, लंदन प्लान का सबको पता है, उसके कॉन्ट्रोवर्सी वो सब कुछ है, लेकिन बीच में कुछ हुआ और जो फीलिंग है उनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो है उस कैंप में वो ये है कि शहबाज साहब एंड कंपनी जो है ना वो है। सो जो उसमें डिविजन के एक अनासर नज़र आ रहे हैं वो इस बेसिक लड़ाई की वजह से है। अब ये किस तरफ जाती है, कहाँ बैठती है, वो वक्त बता देगा और बहुत जल्दी पता चल जाएगा आपको। तो एक आपने देखा होगा कि वो एक एग्रीव्ड पार्टी बनने का सोच रहे हैं कि जी मेरे साथ जाती वो ऑलमोस्ट वही बात कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। हालांकि वो समझते हैं कि उनका मैंडेट चोरी हुआ, लेकिन जो प्रोसेस है, जो तरीकेकार है, जो उनकी डिटेलिंग है, वो बड़ी आपसे सिमिलर है इस मामले में। वो देखिए वो उनका इंटरनल मामला है, वो अपने उनकी फैमिली का मामला है और फैमिली से वो चल के अब पार्टी तक आ गया, बिकॉज पार्टी में भी दो आरा बिल्कुल सामने नजर आ रही हैं, बिल्कुल कंट्रास्टिंग आ रहा है, जो कि वो कहती हैं ख्वाजा साहब आसिफ साहब हैं बैठे हुए, फिर उसके बाद ये जावेद लतीफ़ साहब का मसला है। जावेद लतीफ़ साहब वर्चुअली एक्सट्राडाइट हो चुके हैं पार्टी से, इस वक्त उनकी पोजीशन पार्टी में नहीं है, लेकिन वो पार्टी के ऊपर बयानात दे रहे हैं, पार्टी की पॉलिसी बयानात दे रहे हैं, तो हैं इस सारी कुछ है। लेकिन मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज आई हैव a fair bit of information about the family, I think मामलात गंभीर है, वहाँ कुछ लड़ाई के अनासर जो है वो सामने आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, कुछ आपके आखिरी जन सवाल आते हैं। PTI के लोग हैं जिन्होंने के वापस पार्टी के अंदर इंक्लूजन के फैसले होने हैं, क्या ये फैसले फाइनल है? फॉर एग्जांपल मलिका बुखारी साहिबा पार्टी में वापस आ चुकी हैं, मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा पार्टी में वापस आ चुकी हैं, ये भी फैसला होना है किस तरह? देखिए ये फैसले होने हैं, अच्छा फैसले होने हैं, ये फैसले खान साहब करेंगे। बेसिकली हमारे सो फार एज वी आर कंसर्न, बेसिकली ये हमने एक प्रिंसिपल फैसला किया था जी कि ये तमाम लोग जो गए हैं इनमें से हम किसी को इस इलेक्शन जो गुजर चुका हुआ है उसमें टिकट नहीं देंगे, वो हम उसके ऊपर रहे थे। बाकी ये सब लोग अपना अपना सियासी जनाजा लेके हमारे दर के ऊपर बैठे हुए हैं जी कि जी हमें कुछ भीख डाल दीजिए हमारे कशकोल में। तो ये खान साहब डिसाइड करेंगे जी कि उन्होंने भीख डालनी है कि नहीं, अगर डालनी है तो किसको डालनी है, किसको नहीं डालनी। दो हिस्से हैं, दो, ये मैं क्लियरली बता दूं, दो किस्म के लोग हैं वहाँ। कुछ लोग हैं जिन्होंने जब उनको अंडर प्रेशर, अंडर आफ्टर बीइंग टॉर्चर्ड एंड ऑल दैट, उन्होंने पार्टी छोड़ी तो जरूर है, लेकिन पार्टी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। ठीक है, तो इनके बारे में एक लेवल ऑफ सिंपैथी जो है वो मौजूद है। जिसपे फवाद चौधरी साहब भी हैं। नहीं, फवाद चौधरी साहब उसमें उन्होंने भी बयान नहीं दिया, दिया, नहीं, वो उसमें नहीं आते, नहीं वो बयान नहीं है उनका। पार्टी ज्वाइन कर ली थी लेकिन वो भी हाफ हार्टेड, लेकिन बयान भी नहीं दिया। उनका कॉन्टेक्ट जो है वो डेफिनेटली वो दूसरी जो ग्रुप है उनके साथ ज्यादा मिलता है। उस हवाले से पार्टी में क्या रेजिस्टेंस है उनकी वापसी? हाँ, बहुत रेजिस्टेंस है, लेकिन कुछ लोगों के बारे में डेफिनेटली एक सिंपैथी फैक्टर मौजूद है, जो कि जिनको कहा गया, जिसमें एक में आपका नाम लिया, मलिका बुखारी का नाम लिया, शीरी मजारी का नाम है, वो भी देखिए उनके साथ जो हुआ है वो भी आपने देखा हुआ है, सारा कुछ देखा हुआ है। लेकिन कुछ लोग जो हैं उनके बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है जी कि उनको पार्टी में वापस नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एंड आई मस्ट शेयर इट विद यू, पिछले 2 साल जो हमारे ऊपर बहुत मुश्किल गुजरे हैं, लेकिन इस 2 साल ने एक बहुत बड़ा काम किया है पार्टी के अंदर, कि जो पार्टी की आइडियोलॉजिकल बेस थी ना वो रिस्टोर हो गई है। वो आइडियोलॉजिकल बेस जो है वो स्ट्रांग हुई है और रिस्टोर भी हुई है। अब उन लोगों ने, देखिए इस वक्त जो नेशनल असेंबली में हमारे जो 50% लोग हैं, 50% लोग हैं, वो 30 है, एवरेज उनकी 30, ये नई पौध ने टेक ओवर की है, और इनकी तरफ से बहुत रेजिस्टेंस है, और उन लोगों की तरफ से बहुत रेजिस्टेंस है जिन्होंने सैक्रिफाइस किया पिछले 2 सालों में, जिनकी बिजनेसेस तबाह हुई हैं, जिनके चादर से टफ चॉइस। सो इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, बट जो भी होगा। खान साहब बहुत शुक्रिया, रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, सारे मुश्किल सवालात के जवाब दे रहे थे। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे हुकूमत कहती है कौमी सलामती का मामला है, इसलिए ट्विटर यानी एक्स जो है उसको बंद किया गया था। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक जी। 2 माह से पाकिस्तान के अंदर एक्स की सर्विस पे बंदिश है। पहले इसको वजारत दाखिला, वजारत इत्तलात के ऊपर डालती रही, वजारत इत्तलात, वजारत दाखिला के ऊपर डालती रही। ये निगरान हुकूमत के होते हुए हो रहा था। उसके बाद फाइनली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है, जो पहली रिपोर्ट वजारत दाखिला की तरफ से अब ये बाकायदा जामे तौर पर पेश की गई है। इसमें क्या कहा गया है क्विकली आपको बता दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में वजारत दाखिला ने फाइनली मौक़िफ़ अपनाया है कि एक्स की बंदिश का फैसला कौमी सलामती और अमन ओमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त कानून और हकायक के मुनाफी है, इसलिए दरख्वास्त काबिल समाअत ही नहीं है। वजारत दाखिला के मुताबिक एक्स पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, ना ही पाकिस्तानी कवानीन की पासदारी के मुआहदे का शराकतदार है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि एक्स की जानिब से प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल से मुतालिक हुकूमत पाकिस्तान के अहकामात की पासदारी नहीं की गई, इसलिए एक्स पर पाबंदी लगाना जरूरी थी। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला ने एक्स की बंदिश के अहकाम जारी किए, क्योंकि हुकूमत के पास एक्स की आर्जी बंदिश के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक चंद शर पसंद अनासिर की जानिब से अमन ओमान को नुकसान पहुंचाने और अदम इस्तेकाम को फरोग देने के लिए एक्स को बतौर आला इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि हुकूमत की जानिब से टिकटॉक पर भी पाबंदी लगाई गई थी, 2021 में जो लगी थी, लेकिन टिकटॉक की जानिब से पाकिस्तानी कवानीन की पासदारी के मुआहदे पर दस्तखत के बाद पाबंदी को खत्म कर दिया गया था। वजारत दाखिला ने करार दिया कि एक्स की बंदिश आइन के आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी नहीं है। कौमी सलामती का ये मामला है, लेकिन इस दौरान हम देख रहे हैं कि हुकूमती वुज़रा, वज़ीर आज़म समेत तमाम को गवर्नमेंट से बड़े शद्दोमत से इस एक्स को ही इस्तेमाल कर रही हैं। अगर इतना खतरनाक है तो इसको ज़राए इब्लाग के सबसे बड़े मीडियम के तौर पे हुकूमत इस्तेमाल क्यों करती है? अपनी सारी PR और पब्लिक रिलेशनिंग के लिए ट्विटर का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, VPN लगा के ट्वीट करते हैं इसी एक्स के जरिए, जिसके जो कौमी सलामती के जहाँ पे बड़े सख्त इशूज़ हैं। वज़ीर ख़ारजा साहब जो हैं वो भी, पूरी काबीना इस वक्त एक्स इस्तेमाल कर रही है, VPN लगा के। जाहिर सी बात है ये हो रहा है। वज़ीर दाखिला साहब खुद ट्वीट कर रहे हैं, बड़े एक्टिव हैं, उनकी टीम ट्विटर के ऊपर, वो भी एक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर दिफा हमारे मुल्क के जो कौमी सलामती के हवाले से जो सारे एतराज़ात हैं, जो सारे खदशात हैं, उनको पसे पुश रखते हुए वो भी VPN इस्तेमाल करके इस एक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात साहब खुद, क्योंकि एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन का ये प्लेटफॉर्म है, इस ट्विटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐवान सदर, वज़ीर आला पंजाब, हर सूबे के वज़ीर आला बलोचिस्तान, हर कोई एक्स को इस्तेमाल तो कर रहा है, लेकिन उसको मुकम्मल तौर पे अभी उस डीरेगुलेट करने के बारे में क्या पॉलिसी है ये हमें मालूम नहीं है। अब्दुल मुईज़ जाफरी साहब जो कि माहिर कानून भी हैं, इस केस के लिए अदालतों में पेश भी होते हैं दरख्वास्त गुजार की तरफ से। वो मुईज़ साहब, अभी सूरत हाल ये है कि पूरी काबीना इस्तेमाल कर रही है खुद एक्स। जो रिपोर्ट इन्होंने जमा कराई, ये तो जिसे कहेंगे कुफर टूटा खुदा खुदा करके, पहले तो बता ही नहीं रहे थे कि असल में मसला है क्या। तो क्या इसको हम एक ब्रेक थ्रू समझें कि चलें अब केस आगे तो बढ़ेगा, एटलीस्ट मान तो लिया गवर्नमेंट ने? जी शुक्रिया मारिया, आपने मौका दिया। मेरे ख्याल में ये वाज़े करना ज़रूरी है कि ट्विटर के एक्स के ख़िलाफ़ की बंदिश के ख़िलाफ़ जो पटिशन्स हैं उसमें मेरी पटिशन कराची सिंध हाई कोर्ट की कराची रजिस्ट्री में है, के कराची में है जी। और वहाँ पर वजारत दाखिला की तरफ से इस तरह का जवाब नहीं आया है। ये जवाब जिसको आप पढ़ के सुना रही हैं, जिस डिटेल में ये दिया है, ये गालिबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक पटिशन हुई है इसी बंदिश के खिलाफ, वहाँ पर उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया है। जी। तो पहली बात तो दिलचस्प ये है कि हमारे केस के अंदर उन्होंने सिर्फ ये सिंगल पेज जो जवाब था, सिंगल पेज जो नोटिफिकेशन थी उसका हवाला दिया है और एक मुख्तसर तरीके से कहा है कि हमें खुफिया इदारों की तरफ से रिपोर्ट्स थी, लिहाजा हमने बंद कर दिया। और ये जो बाकी भी इन्होंने आरा दी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो भी बातें तो इस तरह थोड़ी ज़्यादा हैं, थोड़ी ज़्यादा वैलिड दिखाने की कोशिश है कि ट्विटर से रब्ता नहीं हो पाया या क्या नहीं हुआ, लेकिन बात यह है कि जो कंटेंट है जिसके खिलाफ उनको इशू है, उस ऑनलाइन कंटेंट को जो इनके अपने बनाए करदा कवानीन है उसके तहत वो जो मवाद है ट्विटर पे, ऑनलाइन कंटेंट उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है और उस प्लेटफॉर्म को लिख के 48 घंटे देना ज़रूरी है, जिसके बाद आप कोई और फिर काम कर सकते हैं, फाइन कर सकते हैं उस प्लेटफॉर्म को, या फिर उसकी बंदिश भी करवा सकते हैं जब तक कि वो आपके तरीक़त के ऊपर ना उतरे। लेकिन यहाँ पर उस ऑनलाइन कंटेंट का आइडेंटिफिकेशन है ही नहीं, बस एक उमूमी सी बात है कि
چند شرپسند عناصر. اور یہاں پر جو ہماری پٹیشن ہے اس کے اندر تو انہوں نے یہ کرنے کا بھی تکلف نہیں کیا ہے, سمپلی بس یہ کہا ہے کہ ہمیں تو رپورٹس آئی تھی اور ہم نے کر دیا, جس کی وجہ سے ہمارے ہائی کورٹ نے یہ حکم کیا کہ آپ کی پرائما فیسی بادی النظر آپ کی جو یہ پوزیشن ہے بغیر کسی جواز کے انڈیٹرمنیٹ آپ نے ایک بند کر دیا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم, اس کا قانون میں کوئی جواز نہیں, گنجائش نہیں ہے, اور لہٰذا آپ کو ہم ایک ہفتہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے آپ سے اندرونی مشورہ کر کے حکومت کے اندر اس کو وڈرا کر لیں, ورنہ پھر ہمیں اگلی ڈیٹ پہ مناسب آرڈرز پاس کرنے پڑیں گے. اس پہ دو سوالات ہیں. تو سب سے پہلے کہ جو اس میں ٹک ٹاک کی بندش کا بھی حوالہ دیا گیا ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ جیسے ٹک ٹاک کی انتظامیہ سے ہم نے بات چیت کی, اس کے بعد وہ کھلا, اس زمانے میں بھی ایک عدالتی فیصلہ تھا, اس کے نتیجے میں یہ بین لگا تھا. یہ اس طرح کے ارینجمنٹ کی غالباً بات ہو رہی ہے, لیکن ٹویٹر تو پاکستان میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہے, تو یہ کوئی معاہدہ یا کوئی بات چیت ہے, کوئی ارینجمنٹ, کیا اس تک بات جائے گی؟ اس کے بعد یہ جو بندش ہے اس پہ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ پروگرس ہوگی؟ یہاں سے معاملہ your guess is as good as mine. نہیں, دیکھیں میرے خیال میں اگر واقعی میں یہ وجہ ہوتی نا کہ شرپسند عناصر ہوتے تو ہوم ورک ہوا ہوتا نا, یعنی ان کا پاکستان میں نہ ہونے سے ان کو شوق نہیں ہے ہماری مارکیٹ کے اندر پریزنٹ ہونے کا, ہماری مارکیٹ اتنی بڑی نہیں ہے تو لہٰذا وہ یہاں نہیں ہے. اب ان کو مجبور تو نہیں کیا جا سکتا یہاں آنے پہ, ہاں لیکن ان سے مکالمہ ہو سکتا ہے, اور وہ اگر واقعی میں یہ عذر نہیں ہوتا, اگر واقعی میں یہ سچ ہوتا تو انہوں نے جو ان کو جس کانٹینٹ سے ایشو تھا اس کانٹینٹ کے ایشو کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہوتا, ایک ہسٹری ہوتی اس کی, ایک وہ دکھا سکتے کورٹ کو کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے اور اس کے باوجود وہ ہماری بات نہیں مان رہے. یہ سب کچھ اگر ہوا ہوتا تو پھر آپ یہ جواز پیدا کر سکتے تھے بعد میں کہ نہیں اب ہم کریں گے, ایسے ہی کریں گے, ہماری بات نہیں سنی جا رہی. لیکن یہ تو محض ایکسکیوزز ہے نا, کیونکہ آپ نے کوئی دیر از نو اسپیسیفسٹی, آپ نے بس ایکچولی بادی النظر تو یہ لگتا ہے کہ آپ نے کانورزیشن کو تھروٹل کیا ہے, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ کسی کے حوالے سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ایک میڈیم پہ, اور یہ آزادی اظہار میں ان کا حق ہے. حالانکہ ایک ملک کے اندر جب ڈیفیمیشن کے قوانین ہیں تو اس ڈیفیمیشن کے قوانین کا استعمال کریں اگر کوئی غلط بات کر دے. خاص طور پہ ہمارا ملک جو دنیا میں 3 ممالک بچے ہیں جس کے اندر ڈیفیمیشن جو ہے وہ کرمنل نیچر کی بھی آپ پروسیڈنگ کر سکتے ہیں, پولیس آپ کو اریسٹ کر سکتی ہے. تو ایک ایسے ملک میں تو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی کسی کی حد تک عزت ہو جائے, تو اور طریقے بھی موجود ہیں. اور اگین اگر وہ ڈیفیمیٹری مٹیریل آپ آئیڈینٹیفائی کرتے تو آپ ہٹوا دیتے اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے, اور اگر وہ پلیٹ فارم نہیں ہٹاتا تو پھر آپ کچھ اور کر سکتے تھے. لیکن یہاں پہ مسئلہ کچھ اور ہے. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ عام آزادی اظہار جس فریڈم سے ہو پا رہا ہے وہ ہماری اس حکومت اور ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ کے خلاف ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی پبلک ڈیبیٹ کا پلیٹ فارم نہ ہو اویلیبل, اور کیونکہ اس کے اندر کانورزیشنلی ایک کلیکٹیو وزڈم ڈیولپ ہوتا ہے, ایک مارکیٹ پلیس آف کانورزیشن بنتی ہے, اور یہ اب سچ ہے اور یہ تو وہ ظاہر ہے بتائیں گے نہیں. بہت شکریہ عبد المعیز جعفری صاحب اس کیس کے حوالے سے بتایا. ان کا جو کیس ہے وہ کراچی کے اندر مختلف کورٹ کے اندر ہے اور اسلام آباد کے اندر ایک مختلف پٹیشن ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے ان سب کا جو مقصد ہے, ان سب کے پیچھے جو کانورزیشن ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں 2 مہینے سے وی پی این استعمال کر رہے ہیں تمام کابینہ, تمام جو اہم عہدیدار ہیں, لیکن ٹویٹر استعمال کرنا ہے لیکن اس کو اس طرح سے روک کے تعطل کے ساتھ استعمال کرنے دینا ہے, یہ عجیب منطق ہے. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. جو فیض آباد دھرنے کیس کا ورڈکٹ سامنے آیا ہے, صاف ساری ذمہ داری اس وقت کی سیاسی گورنمنٹ پر ڈال دی گئی ہے, چاہے وہ پنجاب گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ. اس پہ بات ہوگی, بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. آخر میں بات کریں گے جو فیض آباد دھرنا کیس ہے اس کی کمیشن کی رپورٹ سامنے آئی, جو ان کی حتمی اس میں سے کنکلوژنز ہیں, اس میں صاف اس کمیشن کی جو رپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ فیض آباد دھرنے کی ناکامی اس وقت کی پنجاب اور وفاقی حکومت پر ڈال دی گئی ہے. پنجاب حکومت نے ابتدا میں ٹی ایل پی کا احتجاج ختم کرانے کی کوشش ہی نہیں کی اور معاملہ وفاقی حکومت کے حوالے کر دیا. مظاہرین نہ صرف حکومت پر حاوی رہے بلکہ انہیں محفوظ راستے بھی فراہم کیے گئے. انکوائری کمیشن رپورٹ کے مطابق شہباز شریف, شاہد خاقان عباسی میں وزیر قانون زاہد حامد کے استعفے پر تناؤ کے نتیجے میں دھرنے نے طول پکڑا. کمیشن رپورٹ کے مطابق پنجاب اور اسلام آباد پولیس کی ناکامی کے نتیجے میں افراتفری پھیلی.
पुलिस की नाकामी के बाद सिविल इंतजामिया भी नाकाम नजर आई। कमीशन को इंक्वायरी के दौरान किसी किस्म की साजिश का कोई इशारा नहीं मिला। कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक ISI को वफाक की हिदायत पर मसले का हल निकालने के लिए मुदाखलत करना पड़ी। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक ISI के DGC को आर्टिकल 245 के तहत जिम्मेदारी सौंपी गई। TLP की दरखास्त थी कि धरना खात्मा मुआहदे पर आर्मी चीफ के भी दस्तखत हो। ISI के DGC की जानिब से रहनुमाओं के इत्मीनान के लिए दस्तखत किए गए हैं। ये जो कमीशन की रिपोर्ट सामने आई है, इसको अगर हम बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तमाम लीडरशिप मुस्तरद कर रही है। अब पाकिस्तान के अंदर जितने भी कमीशंस हैं उनकी जो रिपोर्ट्स आती हैं उसके हवाले से हमेशा से कंट्रोवर्सी रही है। इस कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से भी PMLN इसको वाज़े तौर पर कहती है कि ना उनसे सवालात जो थे पूछे गए, अपने तरीके से ये तमाम नताइज अखज़ किए गए हैं। जो इनको सवालात पूछे थे उससे नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ तौर पर मुरतब किए गए हैं। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो मुख्तलिफ कमीशंस बनते हैं हमेशा उनके नताइज या कॉन्ट्रोवर्शियल होते हैं या वो नतीजों तक पहुंचते नहीं है, या कोई रिपोर्ट होती है तो मंजर आम पर आती नहीं है। ये उसी की सिलसिले की एक कड़ी नजर आ रही है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देने का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।